नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। क्या सोचा था और क्या हो गया। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई थी तो उन्हें इससे बड़ी उम्मीदें थी। बैठक बुलाने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि इस बैठक में भले ही अफगानिस्तान संकट पर बुलाई गई है, लेकिन वो अफगानिस्तान संकट के अलावा कश्मीर राग छेड़ करके इस्लामिक देशों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आखिर हुआ क्या इस बैठक में? चलिए सबसे पहले इस बैठक को लेकर के जो बड़ी बातें हैं वो पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान रविवार को ओआईसी की बैठक बुलाता है, लेकिन होता क्या है, 57 मुस्लिम देशों के नेताओं को इस बैठक में बाकायदा आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन 57 देशों में से 5 देशों के नेता उस दिन दिल्ली में मौजूद थे और उस बैठक में सिर्फ 10 देशों के नेता पहुंचे थे। उस देशों ने तो केवल अपने राजदूत भेज दिए थे। पाकिस्तान के मंसूबों को इसकी वजह से करारा झटका लगा है। तुर्की मलेशिया के साथ मिलकर जो वो इस्लामिक प्रतिनिधित्व की कोशिश कर रहा है उसको कहीं ना कहीं झटका लगा है। आपको बता दें कि इस दौरान कश्मीर राग अलापते हुए भी इमरान खान नजर आए। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की। ओआईसी के देशों से कश्मीर मुद्दे पर एकजुटता की अपील भी की, लेकिन किसी भी देश ने मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। फलस्तीन और कश्मीर के लोग चाहते हैं इस्लामिक दुनिया से एकजुटता के साथ प्रतिक्रिया चाहते हैं फलस्तीन और कश्मीर के लोग। ये ओआईसी के संबोधन में इमरान खान ने कहा। इसके अलावा उस दिन भारत में भी बैठक हुई थी। भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अफगानिस्तान बॉर्डर जो देश साझा करते हैं उन देशों के साथ 19 दिसंबर को भारत ने भी बैठक बुलाई थी, जिसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान शामिल थे। अफगानिस्तान से इन 5 इस्लामिक देशों के बॉर्डर लगते हैं। अफगानिस्तान में हालात काबू करने में इन देशों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की रणनीति की करें तो पाकिस्तान की रणनीति को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, और इसे बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो बैठक बुलाई थी उसी दिन भारत ने बैठक बुलाई और इस्लामिक देशों में से 5 जो अहम देश थे जिनकी बॉर्डर अफगानिस्तान से लगती है वो देश भारत के साथ बैठक में शामिल हुए। आखिर इस्लामिक देश पाकिस्तान से कट क्यों रहे हैं? सवाल कई सारे हैं और इन सवालों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महमूद आलम जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख जी, ये भी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर आरवी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा ब्रिगेडियर आरवी शर्मा जी से। सर, पाकिस्तान जब भी कोई बैठक बुलाता है तो उसमें कश्मीर का राग छेड़ता है, और जब इस्लामिक देशों को पाकिस्तान ने बैठक में बुलाया, इस्लामिक देशों के साथ बैठक करने की कोशिश की, 57 देशों को न्योता भेजा गया, लेकिन केवल 20 देश पहुंचते हैं, उनमें से कई देश अपने राजदूत भेजते हैं। आखिर वजह क्या है सर? आखिर इस्लामिक देशों को पाकिस्तान में नो इंटरेस्ट, इसके पीछे की वजह आपसे समझना चाहूंगा। ऐसा है कि ये जो मीटिंग हो रही है इसका पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के बारे में फायदा उठाना चाहता है जी। पाकिस्तान के पास एक ही मुद्दा है और वो है भारत से दुश्मनी। अगर कोई दूसरा देश ये समझता है कि उन्हें अफगानिस्तान से या किसी दूसरे देश से मोहब्बत है तो ऐसी बात नहीं है। और जब ये हमारा इस्लामिक सहयोग संगठन बना उस वक्त हालात बिल्कुल अलग थे और उस वक्त की जो परिस्थितियां थी संसार में उनके अनुसार पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं थी जो इसने अपने लिए पैदा की है। जब से उसने चीन के साथ मिलकर भारत का हर मौके पर विरोध करना आरंभ किया है
इस बात की चर्चा रहती है और वो जानते हैं कि पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है और उसने अफगानिस्तान में भारत ने जितना काम किया है इससे पहले भी और अब भी उनमें जो काम करने की हम ताकत रखते हैं और हैसियत रखते हैं वो पाकिस्तान किसी तरह से भी नहीं कर सकता। दूसरी बात आपने ये कही कि इतने देशों में से केवल 20 देशों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये एक यही दिखाता है कि पाकिस्तान की इस्लामिक देशों के अंदर क्या हैसियत है। और उनको पूरा ये अनुमान था कि पाकिस्तान ये किस मुजाहरे के लिए इन देशों को इकट्ठा कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि संसार में 3 लॉबियां हैं जो विशेषकर काम करती हैं, जिनका सुरक्षा से सीधा सीधा ताल्लुक है। जो वो राष्ट्रों का मिलना जुलना और उनके अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जो बातें होती हैं उनका आधार ये 3 लॉबी डिसाइड करती हैं। उनमें से एक लॉबी है हथियार लॉबी, ठीक, और दूसरी है ऊर्जा लॉबी और एनर्जी लॉबी और फ्यूल लॉबी जिसे आप कहें, ठीक, और तीसरी है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लॉबी। इन तीनों लॉबियों के अनुसार ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव होता है। पाकिस्तान की इन तीनों में से कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल, इसके कि उसके पास एटॉमिक बम है और उसके पास ना इकोनॉमी है, ना उसके पास कोई मजबूत सरकार है। असल में वहाँ सरकार तो है ही नहीं, वहाँ तो मिलिट्री के पास देश है, देश के पास मिलिट्री नहीं है जो आमतौर पर कहा जाता है। इसलिए मेरा ये विचार है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इतने बड़े हमारे इस्लामिक देशों के संगठन में से केवल 20 सदस्यों की ही वहाँ का ही वहाँ आना हुआ है। और ये जो 15 दिन पहले मीटिंग इन्होंने शेड्यूल की थी, भारत अफगानिस्तान के बारे में बहुत पहले से मीटिंग शेड्यूल की है। बिल्कुल, और पड़ोसी देश जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं और हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, वो इस समय मीटिंग में भारतवर्ष के साथ हैं और प्रधानमंत्री से मिले हैं। और बिल्कुल उन देशों की कितनी अहम भूमिका है ये दुनिया को भी समझनी होगी, क्योंकि उन देशों के जो बॉर्डर हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से लगते हैं। महमूद आलम जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे सवाल पूछूंगा, पाकिस्तान की स्थिति क्या है वो तो ब्रिगेडियर आरबी शर्मा जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाई, लेकिन इसका असर पाकिस्तान की विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। और जिस तरह से इमरान खान की विदेश नीति को आप देखेंगे, अब मैं यहां पर चाइना और अमेरिका का जिक्र भी करना चाहूंगा, जिस तरह से चाइना के साथ में लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, उसके अलावा अमेरिका से जिस तरह से पहले इस बात का रोना था कि फोन नहीं करते हैं बाइडेन, उसके बाद अब तो इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान ने तेवर दिखाए हैं, उसके बाद तो कहीं ना कहीं अमेरिका से रिश्तों में खटास आती हुई भी नजर आ रही है। तो क्या ये वजहें भी हो सकती हैं कि जो इस्लामिक देश हैं वो भी पाकिस्तान से कट रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये बात आपको समझनी होगी कि पाकिस्तान ये शो कर रहा है कि वो अफगानिस्तानों का असल मसीहा वही है, ठीक, और कोई उसके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में और कोई नहीं सोच रहा है। दूसरे, आपको ये भी देखना होगा कि जरूरी नहीं है जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो सारे जो OIC के मेंबर हैं उनका भी वही एजेंडा हो। बिल्कुल, एक्चुअली में क्या होता है, देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्री जो है अपने हितों की रक्षा करती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करती है। अब आप ये देखें कि घटनाक्रम कितनी तेजी से चेंज होता है। आज UAE का देखिए, वहां पे इसराइल का प्रेसिडेंट जो है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे विजिट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं। अब ये इन्होंने, इमरान खान ने ये जो मीटिंग बुलाई थी वो तो इस वजह से बुलाई थी कि भाई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है इसको रिकॉग्नाइज करे तालिबान को। देखिए, एवरीबडी इज कंसर्न कि वहां के, ठीक है, तालिबान से हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं जो उनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन वहाँ के जो आवाम है उनसे तो किसी को कोई वो नहीं है। हर एक कोई चाहता है, जो आज वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन है या जिस तरीके से आप वहाँ पे देखिए जो मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल कोलैप्स हो रही हैं, हंगर लूमिंग लार्ज वहाँ पे,
तो हर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वहाँ पे, और देखिए जिस तरीके से हमने भी जो है मानवता के आधार बिल्कुल पे वहाँ पे जो है सामान भेजने की कोशिश की है थ्रू पाकिस्तान। और अगर आप ये देखिए इंडिया का अगर रोल देखें अफगानिस्तान में आप, तो हमारे तो हिस्टोरिकल संबंध हैं उनसे। बिल्कुल और अफगानिस्तान में जो है इंडियंस जो है बहुत ज्यादा मकबूल हैं। हमने जबरदस्त वहां पे 20 साल में देखिए आप, जब यूएसए वाले वहां पे थे तो वर्चुअली जो है हमने सारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वहाँ पे हमने स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, और इवन आज अफगानिस्तान जिस पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी हमने ही कंस्ट्रक्ट बिल्कुल की है। बिल्कुल। और और उसके प्रधानमंत्री जी ने अलावा उद्घाटन किया था उसका। वहाँ पे कितने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए यहाँ पे कितने लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडिया के हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं अफगानिस्तान से, वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगर पाकिस्तान ये सिर्फ ये चाहता है कि नहीं साहब जो है बस अफगानिस्तान, जैसे उनका पेटेंट राइट हो गया है, जैसे उन्हीं का जो वो चाहेंगे वो होगा, तो देखिए अफगानिस्तान हो सकता है कि तालिबान भी, अब ये तालिबान को भी अच्छे तरीके से मालूम है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट की बेस पे ही जो है लॉन्ग रन में जो है हुकूमत नहीं चला सकते, उनको भी अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंपल्शन, और कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने अपनी हुकूमत वहां पे कायम की है उस पर भी कहीं ना कहीं आईएसआई की छाप नजर आ रही है। लेकिन सूनर और लेटर अफगानियों को भी पता चल जाएगा, तालिबान को भी पता चल जाएगा कि असली उनका दोस्त कौन है और उनका जो है दिखाने के लिए कौन दोस्त है। तो नो डाउट इंडिया ने हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और उसी की एक कड़ी थी ये जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बुलाया गया था, बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर आल्सो वेरी वरीड कि अगर वहां पे जो है स्टेबिलिटी ना आई, वहां पे अगर जो अमन कायम ना हुआ, तो क्योंकि उनकी जो बॉर्डरिंग स्टेट है उनसे मिल रहा है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में है उसका असर जो है वो मध्य एशिया में भी देखने को मिलेगा, और इसका असर पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, भारत में भी इसका असर हमें, क्योंकि 1998 का वो दौर याद आता है ना, जब वहां पर तालिबान का शासन था, किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हो थी उनमें लगातार इजाफा देखने को मिला था। गुलरेज शेख जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। गुलरेज शेख जी, इस्लामिक देशों की मीटिंग थी, पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर का राज छेड़ता है, कश्मीर को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करता है, और यह कहता है कि इस्लामिक देशों का सहयोग कश्मीर के मुद्दे पर उसे चाहिए। लेकिन उसके उलट में होता क्या है, इस्लामिक देशों की ओर से किसी भी तरह का कश्मीर को लेकर के बयान सामने नहीं आता है। तो इस्लामिक देशों ने खुद ब खुद बता दिया है कि आखिर जो भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है उसमें वो नहीं पड़ना चाहता है, दखलंदाजी नहीं करना चाहता है, और इस मुद्दे पर इस्लामिक देश पाकिस्तान का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। नहीं, वो अपने आप की बेइज्जती करवा रहे हैं बार बार ये करके। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि जो 5 अगस्त 2019 मतलब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उन्होंने सबसे पहले कोशिश की अप्रोच करने की ओआईसी को, और ओआईसी ने किसी प्रकार का रिजोल्यूशन नहीं किया, किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर उसके बाद सेकंड टाइम वापस से उन्होंने प्रयास किया, उस समय भी विफल रहे। अभी उन्होंने जो मौजू कुछ और था, मौजू अफगानिस्तान का था, उन्होंने वहां पर भी कश्मीर आगा लापा, लेकिन अभी आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें इस प्रकार की कोई बात ओआईसी की तरफ से नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि ओआईसी की नजर में आज के समय ये कोई मुद्दा ही नहीं है, पाकिस्तान ड्रैग करता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है ये देखिए कि जो ये समिट था ये क्यों विफल हुआ, कितना विफल हुआ। आप 20 बता रहे हैं, मेरी जानकारी है कि 15 या 16 विदेश मंत्री केवल आए थे, बाकियों ने राजदूत भेजे थे अपने जी राजदूत, या फिर, और देखिए राजदूत का आने से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि राजदूत तो ऑलरेडी पाकिस्तान में उपस्थित है उन कंट्रीज के। तो जो ऑलरेडी इस्लामाबाद में बैठा है वो यदि मीटिंग में आ गया तो कुछ मीटिंग में आना या उनकी प्रतिनिधित्व पर से नहीं माना जा सकता। ठीक है, फिजिकल एक अपीयरेंस है, लेकिन पर से नहीं माना जा सकता। फिर इसमें दो महत्वपूर्ण जो देश हैं, एक कतर है और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इन दोनों के भी राजदूत नहीं आए। यहां तक कि अरब वर्ल्ड का भी, जीसीसी का एक भी राजदूत वहां पर नहीं दिखा फोटोग्राफ में। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक तो लेक ऑफ ट्रस्ट है, और लेक ऑफ ट्रस्ट का भी कारण है क्योंकि ये जो मसला है ना कहीं ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के नाम पर हेल्प लेकर उसका एक पोर्शन हो सकता है कि पाकिस्तान अपने पास रख ले। दूसरी एक वो बार बार जो बात करते हैं कि ट्रक्स हमारे रहेंगे जो चीजों को लेकर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि
सहयोग कोई और देश करेगा, लेकिन गुडविल पाकिस्तान की बने, ताकि अफगानिस्तान के लोगों को दिखे कि पाकिस्तान ये सब मुहैया करा रहा है, पाकिस्तान ये सब सपोर्ट कर रहा है। तो कंट्रीज उस चीज में भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। फिर ये 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिसमें से 3 देश तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है अफगानिस्तान के, और इन्होंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। अपने एम्बेसडर्स को भेजा उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट में दिल्ली आए। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि भारत ने पोस्ट तालिबान भी वापस उस पूरे क्षेत्र में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है, और ये 5 जो देश है उस खित्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आने वाली 26 जनवरी की परेड है उसमें इन 5 देशों को हमने गेस्ट ऑफ ऑनर बना के बुलाया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भारत का प्रभाव है इन देशों तक कितना पहुंच गया है। फिर दूसरा, ये देशों को आप देखिए तो एक चाइना का जो प्रभाव है ना, उससे भी ये बचना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे देश जो है वो डूब चुके हैं कर्जों में। वो इंडिया ने दिल खोलकर इनको पैसा दिया है और इनको जो है बैंक से मदद दी है और ओवरड्राफ्ट लिमिट्स दी है, तो उसकी वजह से एक बहुत अच्छा परस्पर संबंध है। और इनमें से बहुत सारे देश जो है, जो हमारा छाबर की बंदरगाह पर काम चल रहा है ईरान के साथ, उसका उपयोग करके ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से मेरे पहले जो हमारे फॉरेन एक्सपर्ट थे उन्होंने एक बात कही, मैं उस बात को बिल्कुल सही मानता हूं कि केवल एक ही चीज होती है जिसको कहते हैं राष्ट्रहित। तो इन देशों का राष्ट्रहित हिंदुस्तान के साथ रहने में है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सामरिक रूप से हो। फिर आप ये भी समझिए कि इसमें अभी कोई इससे रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन मेरा एनालिसिस है, और हमारे जो दोनों विद्वान साथी है उनसे भी आप पूछें कि वो भी हो सकता है इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अभी हम चर्निंग ऑफ माइंड कर रहे हैं। तो एक चीज आती है कि इसमें रशिया का भी कहीं रोल हो सकता है, चाहे रशिया का नुमाइंदा वहां ऑब्जर्वर की तरह था, लेकिन इन सभी देशों के ऊपर रूसी प्रभाव बहुत काफी सारा है। और रशिया और हिंदुस्तान के संबंध, चाहे हम अमेरिका के नजदीक हैं, लेकिन आज के समय में कितने प्रगाढ़तम हैं ये सब जानते हैं। तो हो सकता है कि रशिया का भी इसमें एक एक्ट हो, जिस प्रकार से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में चाइना ने पाकिस्तान को डाला, तो रशिया ने कहीं ना कहीं माना जाता है कि हिंदुस्तान को उसमें इंक्लूड करवाया। ठीक है। इस चीज को ब्रिगेडियर आरबी शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जब दुनिया की महाशक्तियों का जिक्र होता है तो उसमें रशिया, अमेरिका और चीन का जिक्र होता है। ये बड़े देश हैं, और जब अफगानिस्तान में जब संकट होता है तो उस संकट में इन देशों की भूमिका काफ़ी अहम भी मानी जाती है। आरबी शर्मा जी, जिस तरह से रशिया का जिक्र गुलरेज शेख जी ने किया, रशिया की कितनी अहम भूमिका है, क्योंकि और जिस तरह से भारत के साथ में रशिया के संबंध हैं, ऐसे में मानवीय संकट को लेकर के जिस तरह का अफगानिस्तान में है, क्या भारत और रशिया मिलकर के कोई रास्ता निकाल सकते हैं? और अगर बात यूएनएचआरसी की करें तो उसको भी सख्त कदम उठाने चाहिए वहाँ पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि अब लगातार बैठकों का दौर तो चल रहा है। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई हैं, तमाम मंचों पर बैठकें की गई हैं, लेकिन लोग परेशान हैं अफगानिस्तान के। आलम साहब, बात यह है, मैं दो मुद्दों पर बात साफ कर दूं। पहली बात तो ये है कि ये जो अभी शेख साहब ने बात की, ये बहुत मुद्दे की बात है। बिल्कुल। और पाकिस्तान और चीन के एकजुट होने से न केवल इस क्षेत्र में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सोच विचार हो रहा है। और पाकिस्तान का तो एक ही मुद्दा है और एक ही चीज वो संसार को दे सकता है, और वो है टेररिज्म। इसके अलावा उसके पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहूंगा यहाँ पर, एक सवाल और लेना चाहूंगा, छोटा सा सवाल, इसी में ऐड ऑन कीजिएगा आरबी शर्मा जी। पाकिस्तान का चीन के साथ होना उसके लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है? इस बात पर भी रोशनी डालिए। आज पाकिस्तान की मजबूरी है, तो और उनको आज इस बात का और भी खुलासा हो जाना चाहिए कि भारतवर्ष की मित्रता इस्लामिक देशों से ज्यादा है पाकिस्तान की उनसे उस मित्रता की निस्बत। जितने भी इस्लामिक देश हैं आज हमारे, उनके साथ हमारे जो जिस प्रकार के संबंध हैं और जिस प्रकार का लेन देन है, अभी चाबहार का जिक्र किया, बिल्कुल वो एक ऐसा रास्ता बनने वाला है कि सारे के सारे उन देशों के साथ हमारे तजारत के मौके मिलने वाले हैं।
और दूसरी बात ये रही कि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे इतने अटूट रिश्ते हैं। मैं एक बात साझा करूं, जिन दिनों में मैं सर्विस में था उन दिनों हमारे पास अफगानी अफसर, फौज के अफसर ट्रेनिंग पर आते थे और हमने ये देखा है कि वो कितनी कितनी प्यार और मोहब्बत से भारतवर्ष के बारे में जानना चाहते थे और ट्रेन होकर जाते थे। तो हमारी वहां पर इमोशनल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल से सामरिक जो इन्होंने बात की, वो इतनी इन्वेस्टमेंट है हमारी अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान कहीं इस बात का स्वप्न भी नहीं ले सकता कि हमारे अपने इंटरेस्ट अफगानिस्तान की बहबूदी के लिए कितने हैं और इसके लिए हिंदुस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभी जिक्र आया कि जो हमने भेजा है उनको ट्रक से भेजा है, पाकिस्तान ने मना किया, फिर ट्रक हमारे होंगे, फिर फलाना होगा। अरे हम तो उनकी मदद करना चाहते तो अपने ट्रक में ले जाओ भाई, उन तक खाना पहुंचना चाहिए। और हमारी उनके साथ जितने जितने दोस्ताना संबंध हुए, अब जिक्र किया कि हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, सड़क प्रोवाइड करने में, पार्लियामेंट हाउस प्रोवाइड करने में हमने उनकी हम मदद नहीं की है। वो हमारा छोटे भाई की तरह से। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हो सकते हैं वो पाकिस्तान के कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल। अब आपने रूस की बात की, बात यह है कि हमारे और रूस के ताल्लुक बाकी बहुत पुराने, आज से नहीं है, 1971 से पहले के हैं। और 1971 में तो जिस प्रकार रूस ने भारत की मदद करके एक हमारे दूसरे पड़ोसी देश पर जो कब्जा किया हुआ था पाकिस्तान ने, उसकी लिबरेशन के लिए जो उन्होंने मदद की, और एक और इस्लामिक देश जो हमारा बहुत प्रगाढ़ मित्र है, बांग्लादेश की लिबरेशन हुई, उससे ये बात स्पष्ट है कि भारत की नीतियां धर्म आधारित नीतियां नहीं है, हमारी मानव आधारित नीतियां हैं। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं ये कि हम हर एक राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र हित को देखता है और हमारा लेकिन एक बात बताइए ना, ये पाकिस्तान तो धर्म आधारित रणनीति पर चलने की कोशिश कर रहा है। अब जो बैठक हुई उसमें उसने कश्मीर को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की है, तो इसको लेकर के भी तो संदेश साफ जा रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, वो किस तरह से वहां पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भले उसे तमाचा पड़ रहा है आगे से, वो बात अलग है। अरे साहब, ऐसा है, पाकिस्तान की मत कीजिए, वो अपने बॉम्ब को पाकिस्तानी एटम बॉम्ब नहीं कहता, वो इस्लामिक एटम बॉम्ब कहता। बिल्कुल। उसका तो अपना नजरिया ही बिल्कुल अलग है। एटम बम है, और जब वो चलेगा, जब वो फर्क नहीं पता लगेगा कि ये गुलरेज साहब के लिए है या राज बहादुर के लिए है या महमूद आलम के लिए है। हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टि है, वो एक ऐतिहासिक दृष्टि है और अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देश हमारे हमेशा मित्र रहे हैं और रहेंगे। और मैं इस बात की कंफर्मेशन करता हूं कि इस मीटिंग के इस प्रकार होने का और इसका ये प्रभाव होने के लिए रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमें वो दिन भी याद आते हैं जब पाकिस्तान के माध्यम से किसिंजर के युग में अमेरिका और चीन साथ आए थे, लेकिन ये ज्यादा टिकने वाली बात नहीं थी। आज जितना खटास चीन और अमेरिका के रिश्तों में है, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में है, उतना खटास पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है। और उसका कारण पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां बिल्कुल और अपनी नासमझी है। बिल्कुल। महमूद आलम जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं। महमूद आलम जी, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। दरअसल हो क्या रहा है कि भारत ने इससे पहले भी, आपको याद होगा, एक बैठक बुलाई थी जिसमें पाकिस्तान को भी निमंत्रण भेजा था। अफगानिस्तान संकट को लेकर के ही बैठक थी, वहां पर मानवीय मदद को लेकर के बैठक हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान उस बैठक में नहीं आता है, बल्कि भारत को लेकर के ही विवादित बयान दे देता है। तो क्या पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में अगर मदद हो तो उसका क्रेडिट भारत को ना मिले, क्योंकि खुद क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है? क्योंकि अगर पाकिस्तान सचमुच मदद करना चाहता तो फिर उसे तो बैठक में शामिल होना चाहिए था। देखिए, मैं गुलरेज साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने ये बोला ना
कि पाकिस्तान जो है हर चीज के लिए क्रेडिट, मदद तो दूसरों से लेगा, मदद दूसरे कंट्रीज करेंगे और क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेगा, तो ये मुनासिब नहीं है। देखिए, वर्ल्ड में मानवता के आधार पे सब लोग अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अवाम से तो किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अवाम परेशान है, तो मेडिकली है, इकोनॉमिकली है, हर तरीके से लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। वो तो ये समझ रहा है कि जैसे अफगानिस्तान जो है वो उनकी एक कॉलोनी हो गया, जो वो चाहेंगे वही होगा। तो भाई, हमने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और जिस तरीके से ब्रिगेडियर शर्मा साहब बता रहे थे, हमने मानवता के आधार पे किया है। हमने ऐसा नहीं किया है कि साहब हमको कोई क्रेडिट चाहिए, हमने तो उनकी मदद की है, अपने छोटे भाई होने के नाते मदद की है। और आप देखिए, हमारे हिस्टोरिकल उनके साथ संबंध रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी इंडियन कम्युनिटी वहां पे कब से ट्रेड कर रही है। हमने जो है, देखिए, जब इस पे आपका जो है, जब यूएसए ने जो है इन्वेजन किया था, तो यूएसए तो सिर्फ टेररिज्म को संभाल रहा था, असल तो खिदमत जो है हमने की है उनकी। वहां पे अरबों खरबों रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। जी बिल्कुल। और उसको अफगानी लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं। जितनी इज्जत और एहतराम की नजर से इंडिया को देखा जाता है, पाकिस्तान को नहीं देखा जाता है, क्योंकि एवरीबडी नो। अब जैसे ये आप 5 इनकी नेबर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से मालूम है कि इस रीजन में इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर और एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। और अगर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी अगर जरूरत पड़ती है, तो इंडिया हमेशा तैयार रहता है उनकी मदद करने के लिए। और आज इस रीजन में अगर देखिए, इस रीजन में इंडिया जो है एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा है, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज इंडिया का अपना एक मुकाम है। वर्ल्ड को अच्छे तरीके से मालूम है कि इस रीजन में अगर वो जो है अमन चाहते हैं, तो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप ये देखिए, वही यूएसए है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता था, लेकिन आज जो है वो मजबूर है। उसे मालूम है कि इस खित्ते में अगर जो है वो चाहता है, चाइना को कंटेन करना चाहता है, तो आज उसे इंडिया की जरूरत है। तो वर्ल्ड कम्युनिटी को भी मालूम है। और जैसे हमारे रशिया से बहुत अच्छे संबंध है, आप ये देखिए, अभी 8 तारीख में पटेल साहब आए थे, कोविड में वो कहीं नहीं जा रहे थे, खास तौर से आए, भले 6-7 घंटे की। और आप ये देखिए, जो हमारा मुआहिदा हुआ उनके साथ मिसाइल का 400 वाला, यूएसए की हिम्मत नहीं है आज के हमारे ऊपर वो सैंक्शन लगा दे। वो टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाता है, उसकी आज हिम्मत नहीं है हमारे ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो रूस और भारत के रिश्ते हैं, उनकी तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, और पूरी दुनिया में वो रिश्ते जग जाहिर हैं। और जिस तरह से यूक्रेन में संकट चल रहा था, यूक्रेन के साथ में विवाद रूस का चल रहा था, कोरोना की स्थिति वहां पर दयनीय थी, लेकिन उसके बावजूद रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वक्त निकाला और भारत के प्रधानमंत्री के साथ में बैठक की थी। अफगानिस्तान संकट को लेकर के हम लगातार चर्चा करें। गुलरेज शेख जी, क्रेडिट को लेकर के आपने बात कही। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात और बोलना चाहूंगा, गुलजार ने अगर मुझे 1 मिनट का मौका दें, मैं सिर्फ एक बात ये बोलना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान जितनी भी अपनी कोशिश करता रहे, लेकिन हमने हमेशा जो है मानवता के आधार पूरे वर्ल्ड में मदद की है, और अफगानिस्तान से हमारे खास रिश्ते रहे। हम हमेशा जो है उनकी मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान को जो करना है कर ले। जी बिल्कुल। भारत जो है मानवीय संबंधों को जो अफगानिस्तान के साथ में बनाए हुए हैं, उनको लगातार बरकरार रखेगा। गुलरेज शेख जी, एक बेहद अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। दरअसल जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं, दोस्ती की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जब अफगानिस्तान संकट की बात आती है, तो फिर हम देखते हैं कि कई देशों की आपसी तकरारें भी वजह बनते हैं। चाहे बात आप रूस अमेरिका की कर लीजिए, चीन अमेरिका की कर लीजिए, तो ये भी तो वजहें बनती हैं ना। क्या ये भी आप वजह मानते हैं कि जो मौजूदा परिस्थितियां आज अफगानिस्तान में उभरी हैं, और तालिबान जिसने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, लेकिन हम क्या पाते हैं वहां पर? हर दिन शुक्रवार के दिन वहां पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हालात तो अभी भी अफगानिस्तान के दयनीय है। और जो क्रेडिट वॉर चलता है, जिस तरह से पाकिस्तान क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मदद अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि वो पहुंच नहीं पाती है?
अनफॉर्चुनेटली यदि आप बात करें तो ये बात सच है कि मदद जो पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही है। हिंदुस्तान कब से चाहता है और हम में कुव्वत है क्योंकि हम वीट एक्सिस कंट्री है, हमारे पास एक्सिस में रहता है हमेशा अनाज, तो हम अनाज पहुंचा सकते हैं इस समय। लेकिन यदि पाकिस्तान हमको वहां एक्सिस करनी हो तो वाया पाकिस्तान ही करनी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और बाकी दूसरी तरफ से जाना बहुत लंबा और बहुत महंगा पड़ता है। तो सबसे इजी एक्सेस वही है कि वाया पाकिस्तान वाया रोड भेज दिया जाए सामग्री, जो कि पहले भी भेजते आए बहुत सारे देश और हमने भी भेजी है, लेकिन अब पाकिस्तान उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो पाकिस्तान बेसिकली अफगानिस्तान का भी दोस्त नहीं है और वो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में ये कोशिश कर रहा है कि उसको यदि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान में रहे, ताकि अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर बार बार वो प्रेशर करता रहे कि आप हमारी मदद करो कि हम इनके ऊपर अटैक करें या हम इनके ऊपर ड्रोन हमला करें, क्योंकि तालिबान वो चीज नहीं चाहेगा। वो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि फिर वहां पर अफगान नेशनलिज्म आ जाएगा कि पाकिस्तान अफगानियों को आके मार रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आतंकवादी हो या कोई भी हो। और अफगानिस्तान के अंदर भाई साहब ये जो नेशनलिज्म है ना वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इस लेवल तक है कि जो ड्यूरल लाइन का कॉन्सेप्ट है वो ना तालिबान कभी मानता है, ना नॉर्दर्न अलायंस मानता है, ना उनकी कोई सरकार ने आज तक एक्सेप्ट किया। जबकि ये नेशनलिज्म वाला विषय पाकिस्तान के अंदर नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जो है वो अननेचुरल है, इसलिए नेशनलिज्म वाला भाव नहीं आ पाता है। तो पाकिस्तान वहां पर भी ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। और अभी हमने देखे कुछ बयान बीच में आए थे, शायद एक जूनियर मिनिस्टर कल्चरल विभाग का था अफगानिस्तान का, जिसने कहा था कि इस्लामिक देशों में सबसे खराब देश पाकिस्तान है। तो क्योंकि वहां पर भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, हक्कानी ग्रुप को जिस तरह से वहां वर्चस्व जबरदस्ती दिलाया है, और क्वेटा शूरा जो उनके एक तरह से खिलाफ ही थी, क्योंकि क्वेटा शूरा के भी आप बुल्ला बिरादर को देखो तो 8-10 साल जेल में रखा था, तो उनके और पाकिस्तान के नहीं बनते। बुल्ला बिरादर को बनना था प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन उसको नहीं बनते हुए दूसरे को बनाया गया, तो वहां पर भी ये भी तो है ना वहां पर, क्योंकि वहां का जो राजनीतिक संकट की अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो वो आईएसआई उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, ये भी तो एक वजह हो सकती है उसको। नहीं, आप ये समझिए ना कि हक्कानी ग्रुप जो है उसकी पैदाइश मूल्यता पैदाइश और परवरिश जो हुई है वो आईएसआई के हाथों हुई है। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम हुई या काबुल का डिफेंस वो सब तो हक्कानीज के हाथ में हो चुका है। तो एक तरह से रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है अफगान सरकार को, जो कि कहीं ना कहीं तालिबान के अंदर के भी बहुत सारे ग्रुप्स पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान को अफगानिस्तान की कोई वरी नहीं है कि वहां लोग मर रहे हैं और क्या हो रहा है, वो उसको एक अपने प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? उनके अंदर एक जो भारत का भय है, जो कि गलत भय होने की आवश्यकता नहीं है, उनको ये लगता है कि उनकी कंट्री एक एलोंगेटेड कंट्री है जिसकी लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर इनका कॉन्सेप्ट हमेशा चला है कि यदि हम हमला होता है यहाँ हारते हैं तो हमारे पास एक पीछे जाने की जगह रहे, तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह अफगानिस्तान को यूज करना चाहते हैं। ये आईएसआई का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और उसी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। एक वक्त समय की कमी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल मैं तीनों मेहमानों से लेना चाहूंगा। शुरुआत करूंगा आरबी शर्मा जी। जिस तरह से गुलरेज शेख जी ने बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश में कहीं ना कहीं अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है, इसका थोड़ा सा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा शर्मा जी से, वो मुझसे अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि जब सुंदर जी थे हमारे चीफ थे, तब उन्होंने जो टैंक्स को लेकर एक्सरसाइज की थी, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो भय हुआ था वो आज तक भी व्याप्त है। जी शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, एक मुद्दे की बात अभी गुलरेज जी ने की और वो ये है कि ड्यूरेंट लाइन को मानने वाला कोई भी ग्रुप अफगानिस्तान में नहीं है। बिल्कुल। और मेरी ये सोच है कि पाकिस्तान की इस वक्त सोच ये है कि अफगानी नेशनलिज्म को किसी इधर उधर के मुद्दों में भटकाकर ड्यूरेंट लाइन पर कोई अपने विचार व्यक्त करने या कोई एक्शन लेने से टाला जाए। और इस मुद्दे से उन्होंने इस बैठक में भी
हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो जहर उगला है, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सारी की सारी मीटिंग उन्होंने भारत के खिलाफ हमारे इस्लामिक दोस्तों को इकट्ठा करने के मुद्दे से किया है। बिल्कुल। देखिए, एक तरह से पाकिस्तान आज चीन की कॉलोनी बन चुका है और बनता जा रहा है। जो जो ये सी पैक इसमें से आए बढ़ता जाएगा, इनकी जमीन पर, इनकी इक्तिसादी हालात पर, इनके सामाजिक हालात पर चीन का दबदबा बनने वाला है। और वो सारा एरिया अफगानिस्तान के बहुत नजदीक है जी। इसलिए चीन की ये रणनीति है कि उस इलाके पर, उस खित्ते पर जो इन्होंने एलोंगेटेड बात की है कि पाकिस्तान को जो एक डेप्थ की जरूरत है, चीन उसको वो डेप्थ प्रोवाइड करने में सहायक हो, और इसलिए उस पूरे खित्ते पर एक किस्म का चीन की एक विरासत के तौर पर लगभग बनने वाली ये उनका मुकाम है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा, आज भारत न केवल क्षेत्रीय महाशक्ति है बल्कि विश्व की अपनी एक महाशक्ति बनने जा रहा है। बिल्कुल। आज वैश्विक स्तर पर भी कोई निर्णय ऐसा नहीं हो सकता जिसके विरुद्ध भारत खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। चाहे वो रूस ने मदद करनी हो, या अमेरिका ने मदद करनी हो, यूरोपियन यूनियन ने मदद करनी हो, या इधर हमारा जो अभी नया क्या है तो पुराना, जिसे हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, चाहे वहां की हो, चाहे नेवी की ताकत हो, चाहे एयरफोर्स की ताकत हो, इन सभी शक्तियों में भारतवर्ष की एक अहम भूमिका है। बिल्कुल। और भारत ने हमेशा से जो संदेश दिया है वो वसुधैव कुटुंबकम का ही दिया है, और इसकी मिसाल दुनिया ने तब भी देखी जब कोरोना वैक्सीनेशन के दौर में, जब वैक्सीन का निर्माण किया गया तो उसके बाद किस तरह से भारत ने उसकी सप्लाई भी तमाम देशों में की थी। महमूद आलम जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा और बेहद अहम सवाल है। तीनों एक्सपर्ट से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापता है, इलाज क्या है पाकिस्तान का? क्योंकि कई बार जवाब भी दे चुके हैं, कई बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, बात दरअसल ये, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है अच्छे तरीके से। अब वहां पे जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत क्या है, आप तो ये समझ लिए कि वहां पे तो हुकूमत जो है फंडामेंटलिस्ट के हाथ में, आर्मी के हाथ में। इमरान खान साहब जो है वो तो पपेट है वहां पे, जो है उनके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर आप देखें वहां की आर्मी का तो हमेशा ही एंटी स्टैंड रहा है। अब वो वहां पे इस वक्त जो उनके हालात हैं, अगर आप देखें, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, उनके यहाँ जो है बैंक करप्ट हो चुके हैं, वो बिल्कुल जो दिवालिया निकल चुका है उनका जो है। तो अब वो डोमेस्टिक ऑडियंस को अपने जो है उन्हें एड्रेस कर रहा है, तो उनके पास ले दे के बस जो है कश्मीर का अलाप रहता है और उसको ही वो अलापते रहते हैं। तो देखिए, हम अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में सक्षम हैं। पाकिस्तान को बार बार हमने सबक सिखाया है और अगर जरूरत पड़ेगी फिर सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल। गुलरेज शेख जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। गुलरेज शेख जी, पाकिस्तान फेल्ड नेशन है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बावजूद आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कश्मीर का राग छेड़ने क्यों दिया जाता है? क्यों दूसरे देश इसको लेकर के आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं? भारत तो लगातार इसको लेकर के सवाल उठाता रहा है। संक्षेप में अपनी बात बताइएगा सर। देखिए, बेस्ट तरीका होता है किसी को भी रोकने का, इग्नोर कर दिया जाए। तो OIC हो या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वहां पर पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है, बार बार इग्नोर किया जा रहा है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि इसका पाकिस्तान रूपी जहर का निवारण क्या है, तो निवारण तो वो खुद कर रहे हैं, हमको करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने देश की हालत बना दी है। अब आप देखिए कि डेमोक्रेसी का जो समिट था, US ने उनको इनवाइट किया था, लेकिन चाइना के कहने पर वो नहीं गए। तो यदि उनकी फॉरेन पॉलिसी भी अब चाइना डायरेक्ट कर रहा है, और चाइना कितना ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है और कितना मानवतावादी खिलाड़ी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ठीक है, तो वो खुद ही कर रहे हैं। ठीक है। ब्रिगेडियर अरविंद शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा इसका। पाकिस्तान की हालत वैसी हो गई है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? देखिए, पाकिस्तान तो है ही नहीं।
मैं तो ये मान के चलता हूँ, ये कहना है कि वो एक फेल्ड स्टेट है या क्या है, उसका अंतरराष्ट्रीय बरादरी में, जैसे अभी गुलरेज शेख जी ने कहा, किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। वो और उनको बोलने दिया जाता है ताकि भारत की तरफ से उनको अच्छी चपत लगा के जवाब दिया जाए। बिल्कुल। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर उनको तगड़ी हार और शिकस्त का और असली जवाब भारत पुरुष की तरफ से ना मिला हो। तो बिल्कुल भारत जो है समय की कमी है सर, आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत पूरी तरह से पाकिस्तान पर चरितार्थ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारियां एबी स्टार न्यूज के दर्शकों के साथ में साझा की हैं। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस्लामिक देशों के सामने कश्मीर का राग छेड़ने की कोशिश की। कहने को तो बैठक अफगानिस्तान में मानवीय संकट को लेकर बुलाई थी, लेकिन वहां पर राग अलापा कश्मीर का। हालांकि पाकिस्तान को इस बार भी करारा तमाचा पड़ा है इस्लामिक देशों की ओर से। इस मामले को लेकर के कोई भी बयान दर्ज नहीं कराया गया है। वहीं दूसरी ओर 57 देशों को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन पहुंचते केवल 20 देश हैं, 20 से भी कम पहुंचते हैं। बाकी देशों के राजदूत वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अब सवाल कई सारे हैं, आखिर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना कब छोड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि हर बार तो मुंह की पाकिस्तान को खानी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद है कि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देता रहा है, वो केवल उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आगे भी पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अगर उसने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी नहीं लाया, तो फिर पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भारत की ओर से हर बार सीधा संदेश दिया गया है कि जो आतंकी फैक्ट्री आप पाकिस्तान में चला रहे हैं, जिन आतंकियों को आप भारत में भेजते हैं, उस फैक्ट्री को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हर बार भारत आपको करारा जवाब देगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।